चैनल पर आज की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें आपको बताएंगे आपको किसान आंदोलन से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी खबर क्या कुछ सामने आ रही है। और इसी के साथ में जानेंगे हरियाणा के अंदर बीजेपी के सहयोगी दल ने भाजपा से समर्थन वापस लेने को बड़ा बयान दिया है। और इसी के साथ में दोस्तों चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर, सारी अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि किसानों की एक एक मांग जायज है और सरकार को उनकी सारी मांगे माननी चाहिए और जो उनके विरोध में है वो देश विरोधी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए दोस्तों कि आप लोग किसानों के समर्थन में है या फिर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के और उनके नेताओं के समर्थन में है। आप लोग का क्या कुछ मानना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बताते चले हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचाना मुश्किल होता जा रहा है। जैसे जैसे किसानों का आंदोलन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी की ओर से खुले तौर पर बीजेपी का विरोध किया जा रहा है। और ऐसी ही बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर हरियाणा के खाप पंचायत के दबाव का असर दिखाई देने लगा है और जननायक जनता पार्टी की ओर से बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक भी छोटी सी आंच आई तो उप मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान दुष्यंत चौटाला अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और भाजपा से समर्थन वापस ले लिया जाएगा। आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बीजेपी पर उनके सहयोगियों ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। यानी आप इसे इस तरह समझे कि किसानों की राजनीति करने वाले जननायक जनता पार्टी पर अब किसानों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में समर्थन वापस लेने को लेकर बुरी तरह से फंस गई है जननायक जनता पार्टी और इसका सीधा असर भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा की सरकार पर पड़ सकता है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि सरकार के 7 घंटे की बैठक बेनतीजा रही है, जहां पर किसानों ने दो टूक अपने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि इस कानून के अंदर कोई संशोधन हो। हम चाहते हैं कि संसद का एक सत्र बुलाया जाए और उस सत्र के अंदर इस कानून को पूरी तरह से रद्द करना चाहिए। हम ये मांग करते हैं, किसानों की ओर से स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है। ऐसे दौर में दोस्तों जब कोरोना काल है, वैसे में मोदी सरकार के द्वारा बिना बहस के देश की पार्लियामेंट में इस तरह के बिल को पास कराने को लेकर किसानों का स्पष्ट मानना है कि ये सरकार ऐसे महत्वपूर्ण कानूनों को लेकर आई है और बिना बहस के पास करवाकर किसानों पर थोप रही है। इसे वापस किया जाना चाहिए। आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर आपको बताते चले पंजाब के अंदर बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगी अकाली दल के सबसे बड़े नेता और भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा बुजुर्ग नेताओं में से एक प्रकाश सिंह बादल ने बीजेपी सरकार को तगड़ा झटका देते हुए अपना पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड लौटा दिया है। हम आपको बता दें कि पंजाब के कई सारे खिलाड़ियों ने भी अर्जुन पुरस्कार को लौटा दिया है और ऐसे में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में पद्म विभूषण पुरस्कार को वापस करते हुए इस कानून को वापस लेने के लिए कहा है, जो स्पष्ट तौर पर यह दिखाता है कि बीजेपी के सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के बावजूद अपनी मांगों को बीजेपी के सामने नहीं रख पा रहे हैं और उनको भी अपने अवार्ड तक को वापस करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर बीजेपी सरकार को बुरा लगेगा तो जरूर वह कानून वापस करेंगे, लेकिन देखना होगा कि क्या बीजेपी के नेता थोड़ी भी मानवता दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। चलते एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर हैदराबाद के एग्जिट पोल के नतीजे हमने आपको बताए थे और आज सुबह से ही हैदराबाद के चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं। आपको बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव को लेकर बीते दिन भी एग्जिट पोल के नतीजे यही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी करारी शिकस्त की तरफ बढ़ रही है और टीआरएस आसानी से 100 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतारने के बावजूद इस चुनाव के अंदर एक मजबूत विपक्ष के तौर पर भी नहीं उभर पाई है। इस पर आप लोग की क्या गुजराई है दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर आपको बता दे ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन की ओर से किसानों के कानूनों और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर 2020 के वापसी की मांग करते हुए किसानों के संघर्ष का समर्थन किया गया है। फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे की ओर से यह बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किसानों के आंदोलन के पीछे चीन पाकिस्तान को बताने वाले हरियाणा के कृषि मंत्री के बाद बीजेपी के ही नेता मनोज तिवारी की ओर से भी एक विवादित बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने किसानों के आंदोलन के पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम बताया है। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के नेता किसानों से बातचीत करने और उनकी समस्या को सुलझाने की बजाय इस तरह से ऊट पटांग बयानबाजी कर रहे हैं। और एक और जानकारी की माने तो किसान आंदोलन को लेकर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करने वाली कंगना रनावत को करारा जवाब पंजाब के पॉपुलर सिंगर दलजीत की ओर से दिया गया है, जिन्होंने एक एक करके कंगना रनावत पर जमकर कटाक्ष करते हुए इन पर निशाना साधा है। और ऐसे में सोशल मीडिया पर भी कई सारे कैंपेन चल रहे हैं और ऐसे में दोस्तों
किसानों के समर्थन करने वाले दलजीत का अगर आप समर्थन करते हैं तो उनका नाम जरूर लिखिएगा, और अगर आप किसानों का विरोध करने वाले कंगना रनावत का समर्थन करते हैं तो उनका नाम लिखकर बताइए। आप लोग जिसका समर्थन करते हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। देखते हैं हमारे कितने दर्शक किनको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ में रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किसानों के भेष में खालिस्तानी है ये बयान जब बीजेपी के सहयोगी प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर बादल ने सुना तो भड़क गए और उन्होंने उन सभी लोगों को अपने निशाने पर लिया है जो इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं और किसानों की छवि को खराब करके किसी भी तरह से आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और अपडेट की माने तो कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन ने जयपुर के अंदर किसानों के समर्थन में सांसद के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो एक और पत्रकार भारतीय जनता पार्टी सरकार के बचाव में उतरे थे, जिस पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि पत्रकार अंजना ओम कश्यप की ओर से कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट से कहा गया कि 2014 से पहले एमएसपी नहीं मिल रहा था। अंजना ओम कश्यप के इस सवाल पर सचिन पायलट ने बयान देते हुए कहा कि अभी भी आप कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रही हैं। पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए, लेकिन सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछा जा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि विपक्षी पार्टियों को उल्टा कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जबकि 6 साल से शासन बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार का केंद्र में है। और ऐसे में मीडिया को एक बार फिर से फटकार लगाते हुए सचिन पायलट ने ये बात कही है, जिसके बाद अब अपनी बातों को संभालती हुई नजर आई पत्रकार। रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर 6 डिमांड के साथ किसानों ने डीजल के दाम आधे करने और कानून की वापसी के समेत 6 मांगों को पूरा करने की मांग की है। आपको बता दें कि ये 6 मांगे कुछ इस प्रकार है, जहां पर तीनों कृषि कानून को तुरंत वापस लिए जाने की मांग की गई है। किसानों के लिए एमएसपी को कानूनी बनाया जाए ये मांग की गई है। एमएसपी को फिक्स करने के लिए स्वामीनाथन फॉर्मूले को लागू किया जाए ये भी एक मांग की गई है। और एनसीआर रीजन में वायु प्रदूषण एक्ट में बदलाव किया जाए और इसी के साथ में खेती के लिए डीजल के दामों में 50% की कटौती होनी चाहिए। देश भर में किसानों के नेता, कवियों, वकीलों और अन्य एक्टिविस्टों पर जो केस दर्ज है उन सभी केसों को वापस लेना चाहिए। ये सारी मांगे 6 की 6 मांगे सरकार के सामने किसान नेताओं ने रख दी है। हालांकि किसान नेताओं के इस मांग को लेकर एक बार फिर से चर्चा करने की बात मोदी सरकार ने की है और कल एक बार फिर से चर्चा बुलाई गई है। एक और अपडेट की माने तो एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढिंढोरा पीटते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने देश भर के अंदर मार्केट को एक कर दिया है। इस कानून के माध्यम से कोई तमिलनाडु का किसान भी पंजाब के अंदर व्यापारी को अपना अनाज बेच सकता है। लेकिन जो बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि उनके हरियाणा के अंदर दूसरे राज्यों के अंदर उगने वाले मक्के को नहीं बेचने देंगे। और दूसरी तरफ आप बीजेपी के नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि राज्य के अंदर जितनी पैदावार की गई है उतनी ही खरीदी की जाएगी, लेकिन अगर बाहर से कोई आया अगल बगल के राज्यों से तो उनको बेचने का प्रयास करने पर राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी और जेल भेजेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह बयान सीधे तौर पर, यह स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि एक और प्रधानमंत्री का बयान ये दावे कर रहा है कि उन्होंने किसानों के लिए एक मार्केट बना दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी के मुख्यमंत्री ही ये दावा कर रहे हैं कि उनके राज्य के अंदर आकर कोई भी अपना सामान नहीं बेच सकता है। ऐसे में दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति, दोहरी नीति बीजेपी की चल रही है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर विज्ञान भवन पहुंचे किसानों ने मोदी सरकार के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि हम अपनी ओर से खाना लेकर आए हैं, हम अपना खाना खाएंगे, अपनी चाय पियेंगे। सरकार के द्वारा किसी भी तरह की मेहमान नवाजी हमको पसंद नहीं है। इसी के साथ में किसानों ने अपने द्वारा लाए गए लंच को खाया है। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो किसानों के साथ सरकार एक बार फिर से 5 तारीख यानी कल बातचीत करेगी। एक और जानकारी की माने तो जब किसानों ने ठुकराया सरकार का लंच, मिल बांट कर खाया अपना खाना और इसके बाद सोशल मीडिया पर भी किसानों की जमकर तारीफ करी जा रही है। एक और जानकारी की माने तो गुजरात के अंदर भाजपा के नेता के बेटे के साथ बीजेपी के नेता और तमाम बड़े लोगों को कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। गुजरात से ये बड़ी अपडेट सामने आई है। एक और जानकारी की माने तो एमएलसी के अंदर मतगणना लगातार जारी है और ऐसे में कई जगह मतगणना में धांधली को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि जाम के साथ साथ धरना भी दिया गया। और एक और अपडेट अयोध्या से है, जहां पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो राम मंदिर निर्माण के लिए उत्तरदायी है उसके खिलाफ संतों ने खोला मोर्चा, बंदर बाट के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि ट्रस्ट के अंदर आने वाले पैसे को लेकर संतों की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं और इसके उपयोग को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर निर्माण में कई सारे संतों को दूर रखा जा रहा है और इसीलिए अयोध्या के संत नाराज हैं। एक और जानकारी की माने तो फिल्म सिटी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का शिवसेना से सामना कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल से साधु महात्मा है। इन साधु महात्मा का मुंबई की माया नगरी में आगमन हुआ है। वे भी समुद्र तट पर स्थित ओबरॉय टाइड एंड मठ में ठहरे हैं। उन्होंने निशाना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर साधा है, जिन पर योगी होने के बावजूद 5 स्टार होटल में ठहरने पर
शिवसेना ने अपनी आपत्ति जताई है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि जो केंद्र के कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं वे खुद मिलावटी शहद बेच रहे हैं। CSE की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। बाबा रामदेव डंके की चोट पर मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। और ऐसे में सेंटर फॉर साइंस एंड एडवांसमेंट की 13 ब्रांडों को लेकर एक रिसर्च की गई, जिसमें पता चला कि 10 कंपनियां ऐसी हैं शहद की कंपनियां जिसमें बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है। और ऐसे में पतंजलि के प्रोडक्ट को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि उनकी ओर से जो शहद बेचा जा रहा है उसमें मिलावट किया जा रहा है। इस तरह का बड़ा दावा किया गया है। आपको बता दें कि पतंजलि की ओर से इस पूरे आरोप का खंडन किया गया। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और जानकारी की माने तो छोटे गठबंधन का फायदा उत्तर प्रदेश के अंदर अब समाजवादी पार्टी उठाना चाहती है और इसीलिए सपा ने छोटे छोटे दलों से बातचीत का दौर अब अचानक से शुरू कर दिया है। और एक और जानकारी की माने तो किसान आंदोलन के बीच शिवराज सिंह चौहान सरकार को सताने लगा किसानों के आंदोलन का डर, तो अब 5 लाख किसानों के खाते में 100 करोड़ रुपए भेजने की तैयारी कर रहे हैं। एक और जानकारी की माने तो सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर लक्ष्मी विलास बैंक और DBS बैंक को मर्जर पर अपनी आपत्ति जाहिर की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री को भेजी चिट्ठी में स्वामी ने कहा कि लक्ष्मी विलास और DBS बैंक का मर्जर सरकार का एक बेहद गलत कदम है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में बताया कि DBS बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसे का इलीगल तरीके से इधर उधर करने में शामिल रहती है और उसको भारत के लक्ष्मी विलास बैंक के साथ नहीं मर्जर करना चाहिए, नहीं मिलाना चाहिए। ऐसे में देखना होगा बीजेपी की ओर से और सरकार की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। एक और जानकारी की माने तो कर्नाटका के अंदर बीजेपी के कृषि मंत्री का बयान, कहा आत्महत्या करने वाले किसान को कायर बताया है। कांग्रेस पार्टी ने माफी की मांग की है। एक और जानकारी की माने तो वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव से पहले ममता बनर्जी का तोहफा सरकारी कर्मचारियों के डियरनेस अलाउंस में 3% की बढ़ोतरी की गई है। और एक और जानकारी की माने तो भारतीय बाजार में खिलौने चीन और ताइवान से आते हैं। केंद्रीय मंत्री निशंक ने ये जानकारी दी है। और आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दावे करते हैं मेक इन इंडिया की, लेकिन ये हालात हैं कि भारत के अंदर खिलौने ज्यादातर ताइवान और चीन से आ रहे हैं। एक और जानकारी की माने 2022 के अंदर यूपी के चुनाव को लेकर सपा से गठबंधन पर बोले शिवपाल यादव, कहा सपा में अपनी पार्टी का विलय का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है और ऐसे में मंत्री पद और एक सीट देना मजाक के समान है और इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के अंदर मर्जर करने से मना कर दिया है। एक और जानकारी की माने तो फेम इंडिया एशिया के पोस्ट में 40 युवाओं के नाम है, जिसमें से तेजस्वी यादव का नाम सबसे आगे में है। एक और अपडेट की माने तो नोएडा के अंदर भी अब किसानों का आंदोलन पहुंच गया है। इसी के साथ में जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा ने 9 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाला, 4 को कारण बताओ नोटिस भी थमाया है। इसी के साथ में राहुल गांधी की राजनीति चमकाने के लिए किसानों को मोहरा बना रही है कांग्रेस पार्टी। आरोप बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने लगाया है, जिस पर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने जायसवाल से माफी की मांग की है। और एक और जानकारी की माने तो केंद्र सरकार की MSP की गारंटी को लेकर किसानों का कहना है कि अगर हमें MSP की गारंटी मिल जाती है तो दिल्ली में आंदोलन खत्म करने को लेकर सोचा जा सकता है। आप लोग की दोस्तों क्या कुछ राय है? क्या किसान आंदोलन में मोदी सरकार को अब हस्तक्षेप करना चाहिए? क्या उनको किसानों की मांगों को मानना चाहिए? क्या कुछ आप लोग की राय है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। इसी के साथ में आपको बताते चले कि ग्वालियर के अंदर किसानों के आत्महत्या का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है, जहां पर किसान आंदोलन में अब तक 7 की मौत हो गई है। लेकिन केंद्र में मंत्री बनना है ज्योतिरादित्य सिंधिया को और इसीलिए शायद वो इस तरह के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, यानी अपने सुविधा अनुसार अपने भविष्य को देखते हुए अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हुए इस तरह के मुद्दों पर अपनी राय ज्योतिरादित्य सिंधिया रखते हैं। ये बहुत ही गंभीर आरोप लगा है। ऐसे में इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।